हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि गुडविल का मतलब क्या होता है, और गुडविल की इस चैप्टर में हम वैल्यूएशन करना भी सीखेंगे, इसका नेचर भी जानेंगे गुडविल क्या होती है। तो सबसे पहले एक बार बिल्कुल ही सिंपल ही शब्दों में हम गुडविल का मीनिंग समझते हैं। आपने स्टूडेंट ये क्लास 11th में पढ़ा है वर्ड कि गुडविल क्या होती है। आपने बहुत ही सिंपली वर्ड्स में समझा होगा कि गुडविल को हम किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को कहते हैं, या हम किसी भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू को कहते हैं। और सिंपली शब्दों में और भी हम कहते हैं किसी भी बिजनेस का नाम होना, उसका पहचान होना, उसकी मार्केट के अंदर में रेपुटेशन होना, इसी को हम गुडविल कहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में तो गुडविल यही होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और गुडविल से ही बिजनेस को, कंपनी को बहुत हायर से हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसी से ही बिजनेस के कस्टमर्स भी जुड़ते हैं और नए नए कस्टमर जुड़ते हैं। ये बात हमने पढ़ी हुई है। और क्लास 11th में आपने गुडविल को अकाउंटिंग वर्ड्स में एक नाम भी दिया था, जिसको हमने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट। आपने एसेट तो समझा ही हुआ है सारा। एसेट क्या होती है? जो भी हमें बेनिफिट्स देती है या फ्यूचर्स में बेनिफिट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एसेट है जिसको ना ही हम देख सकते हैं और जिसको ना ही हम टच कर सकते हैं। आपने जितनी भी एसेट सारी पढ़ी हैं, वो सारी एसेट आप देख सकते हो, छू सकते हो, उनको आप टच कर सकते हो। लाइक फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी एसेट कैसी हैं? जो सीन भी है और टच भी है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट कैसी एसेट होती है? जो ना ही देखी जा सकती है और ना ही टच की जा सकती है। उसी को हम इंटेंजिबल वर्ड देते हैं। और यही हमारी गुडविल भी है। गुडविल के साथ पेटेंट वर्ड्स भी है, ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट भी है। ये भी इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। इनको हम गुडविल कहते हैं, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, गुडविल को हमने ऐसे तो समझा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन है, ये इसके कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े फेमस हैं। लेकिन गुडविल एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या है, एक बार हम प्रैक्टिकली भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैं एक मार्केट का एग्जाम्पल लूँगा आपके सामने, और उस मार्केट से हम इस गुडविल को प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से आप समझिएगा। मैं एक मार्केट ले रहा हूँ, कोई भी आप मार्केट का यहाँ पे एग्जाम्पल रख सकते हैं जो बहुत ही फेमस मार्केट है, जहाँ पर आप कई बार जाते हो और जर्नली लोग वहाँ पर जाते हैं। कोई भी आप मार्केट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसका मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ छोटा सा। इस मार्केट में लाइक हम बात करते हैं कि मिस्टर ए हैं, और मिस्टर ए का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। मिस्टर ए बताते हैं कि मैं अपने बिजनेस से एनुअली ऑन एन एवरेज बेसिस पर इतनी कमाई करता हूँ। कितनी? 10 लाख रुपीस। इसी के साथ में मिस्टर बी भी हैं। मिस्टर बी का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, और मिस्टर बी कहते हैं कि मैं ऑन एन एवरेज बेसिस पर एनुअली 8 लाख रुपीस अर्न कर लेता हूँ। इसी के साथ में एक मिस्टर सी भी हैं। मिस्टर सी एक और सेलर हैं जो इस मार्केट में अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं, और ये कहते हैं कि मैं ऑन एन एवरेज बेसिस पे 6 लाख रुपए कमा लेता हूँ। और इसी के साथ में एक और हैं जिनका नाम है मिस्टर डी। और ये मिस्टर डी अभी अभी इसी मार्केट में आए हैं। ये एक नए सेलर हैं, नया इन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पर खोला है मिस्टर डी ने। मिस्टर डी कहते हैं कि अभी मेरा स्टार्टिंग टाइम है, स्ट्रगलिंग टाइम है, तो मुझे अभी समय लगता है, तो मैं अभी नॉर्मली 4 लाख रुपए कमा लेता हूँ, मुझे अभी 1-1.5 साल का ही समय हुआ है, ऐसा मिस्टर डी बताते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने एक मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करा है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अलग अलग सेलर हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है और मिस्टर डी है। सभी का आप देख रहे हो ग्राफ। मिस्टर ए इतनी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, मिस्टर बी कुछ कर रहे हैं, मिस्टर सी और मिस्टर डी। आपसे मेरा एक क्वेश्चन कि मिस्टर डी इतना कम क्यों कमा पा रहे हैं और मिस्टर ए इतना हायर क्यों कमा पा रहे हैं? आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा। ऑब्वियसली सिंपल बात है कि मिस्टर ए बहुत समय से काम कर रहे हैं, और इनकी मार्केट में अपनी पहचान, इनकी मार्केट में अपनी रेपुटेशन, इनकी मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई है। यस स्टूडेंट्स।
और इसी की वजह से इनकी कमाई सबसे हायर जा रही है, सबसे टॉप पर इनका ग्राफ जा रहा है। तो मिस्टर ए मार्केट में अपने बिजनेस को जमा चुके हैं और काफ़ी समय हो चुका है इनको काम करते हुए, इसलिए ये इतनी ज़्यादा कमाई कर पा रहे हैं। मिस्टर बी थोड़ा इनसे कंपैरिजन में कम कमा रहे हैं, मिस्टर सी थोड़ा, मिस्टर डी अभी नए नए आए इसलिए सबसे कम कमा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक कट लाइन बना दूँ, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाई देगा। देखो ये क्या, 4 लाख रुपए तो नॉर्मली एक नया सेलर कमा पा रहा है इस मार्केट के अंदर में, लेकिन उससे एक्स्ट्रा मिस्टर सी, मिस्टर बी और मिस्टर ए सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ये जितना भी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ये तीनों कमा रहे हैं ना इन कंपैरिजन टू डी, ये सिर्फ और सिर्फ कमा पा रहे हैं रेपुटेशन की वजह से, जिसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। और स्टूडेंट एक्चुअल में प्रैक्टिकली गुडविल सिर्फ यही है, गुडविल ये नहीं है जो 4 लाख रुपए मिस्टर डी कमा रहे हैं, ये तो नॉर्मल इनकम है। कोई भी नया सेलर मार्केट में आता है तो वो नॉर्मली 4 लाख रुपए की अर्निंग कर लेगा, एक नॉर्मली 3.5, 4, 5 लगभग इतने कमा लेगा। लेकिन उसके एक्स्ट्रा, उससे हायर जो यहाँ पर ये पुराने सेलर कमा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? आप कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं अपनी मार्केट में गुडविल की वजह से, और यही इनकी गुडविल है और यही प्रैक्टिकली गुडविल होती भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब आगे देखिएगा ज़रा, ये जो मैंने हाईलाइट करा येलो से, इसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सुपर प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से हायर है। यानी कि जो 4 लाख रुपए है वो क्या है? वो है नॉर्मल प्रॉफिट। मिस्टर डी एक नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं 4 लाख रुपए, लेकिन उससे एक्स्ट्रा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जितना भी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो उनका क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट है, इसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक मार्केट का एग्जांपल लेके गुडविल को समझने का प्रयास करा। ये जो सुपर प्रॉफिट है यही एक्चुअल में गुडविल कहलाती है, और गुडविल होनी भी यही चाहिए। क्या गुडविल एक नॉर्मल इनकम को कहोगे आप? क्या नॉर्मल प्रॉफिट को कहोगे? नहीं। मार्केट में अगर किसी भी सेलर का नाम हो गया है तो उसकी वजह से उसको हायर से हायर प्रॉफिट होते हैं, वही एक्चुअल में गुडविल बनती है। तो इतना क्लियर हो गया। अभी जो हमने समझा है स्टूडेंट्स, ये वाला मार्केट का एग्जाम्पल, ये एक नॉर्मल तरीके से समझा। आपकी बुक में गुडविल की डेफिनेशन क्या दी गई है उसको भी समझ लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं उसको भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा अब MCQ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें बुक में से भी रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपकी बुक में से ही पूछी जाएगी MCQ के दौरान में। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट which places an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। साफ साफ लिखा है, जो अभी हमने मार्केट का एग्जांपल लिया, बिल्कुल ये डेफिनेशन उससे बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और एक एंटरप्राइजेस को जो कि एडवांटेज देता है हायर से हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और वो भी विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। उनको अब एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो हायर से हायर प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। चलते हैं आगे। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट्स। पहले स्टूडेंट जरा इतना समझिएगा, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो ये पैराग्राफ है पूरा, ये देखो यहाँ पर एक जो अभी मैंने यहाँ पे मार्केट का ये एग्जाम्पल लिया आपके सामने पूरा, इसी में ये देखिएगा। देखो, जब भी कोई मार्केट के अंदर नया सेलर आता है, कोई नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जिस भी मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं उस मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहीं ना कहीं लगभग 19-20 के फ़र्क में पता होता है कि हम अगर इस मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शुरुआती दौर में हम कम से कम इतना कमा लेंगे। लाइक जैसे मैंने जो मार्केट का एग्जांपल लिया था, वहाँ पर अगर मैं 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लूँ, मान लीजिए कोई नया सेलर आता है और वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है अपने नए बिजनेस में,
तो उसको इस मार्केट से कितना रिटर्न मिल जाएगा स्टूडेंट? आप कहेंगे 2 लाख रुपए का मिल जाएगा। यस, इसी रिटर्न को हम क्या कहते हैं? इसी रिटर्न को हम नाम देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और जो सेलर इतने समय से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं वो इस नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए इस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना हायर कमा रहे हैं। आप देखेंगे तो 4 लाख नॉर्मल प्रॉफिट है इस मार्केट में और 10 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ये 6 लाख रुपए गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात लिखी है ना स्टूडेंट्स, ये वाली, ये यही बात लिखी है कि गुडविल क्या है? एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम है जो कि एक्सिस है। किसके एक्सिस है? नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे, नॉर्मल रिटर्न जितना होगा उसके एक्सिस है आपकी गुडविल। ये लाइन ये कहना चाहती है। क्लियर हो गई? अब आगे की बात समझिएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसी में आगे ये लिखा हुआ है, फोर एक्सिस ऑफ प्राइस पेड फॉर ए बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड और एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल नेट एसेट परचेज। ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ये बात पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लेकर के चली गई। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले एग्जाम्पल देखिएगा, उसके बाद इस बात पर मैं दोबारा आ जाऊँगा। ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी बात क्या कहना चाहती है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है। ये देखिए, इस एग्जाम्पल को समझेगा ध्यान से। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख पेड बाय चेक। इसका मतलब क्या है? अमृत डेली श्री शिवम का बिजनेस खरीद लेती है और इसका परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कितने में खरीदती है। जब आप किसी का बिजनेस एक्वायर्ड करोगे, खरीदोगे, तो आपको उसके बदले में पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। उसको हम क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन, और इसको शॉर्ट में पीसी कहा जाता है स्टूडेंट। और 5 लाख रुपए अमृत डेली श्री शिवम को पे करेगी, वो भी चेक के माध्यम से। द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या हैं श्री शिवम की, क्योंकि देखो जब कोई किसी का बिजनेस खरीदता है ना, जब कोई किसी का बिजनेस खरीदता है तो बिजनेस खरीदने का मतलब क्या? बिजनेस खरीदने का मतलब होता है कि उसकी एसेट और उसकी लायबिलिटीज़ को खरीदना। सही बात है, क्योंकि बिजनेस में क्या मिलता है? बिजनेस में यही होता है, किसी की एसेट होती है और लायबिलिटीज़ होती हैं। तो बिजनेस खरीदने का मतलब एसेट और लायबिलिटीज़। अब देखिए यहाँ पर श्री शिवम के बिजनेस में क्या क्या है। फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स है, सैलरी पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। हमें हालांकि यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं अभी पहले आपसे वो बात कर लूँ जो अभी वहाँ पे पैराग्राफ में लिखी आई थी, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे। अब ये देखिएगा आप यहाँ पर फर्नीचर, इन्वेंट्रीज और डेटर्स जो श्री शिवम के थे, अब वो किसके बन जाएंगे? अमृत डेली के, क्योंकि अमृत डेली ने श्री शिवम का बिजनेस खरीद लिया है। फर्नीचर कितने का है? 10,000 का है। इन्वेंट्री 7.5 लाख की, डेटर 1.5 लाख के। तो टोटल एसेट कितनी है? 7, 8, 9 और ये 9,10,000 बन रहा है। ठीक है। लायबिलिटीज़ जो श्री शिवम की है वो लायबिलिटीज़ अमृत डेली की बन जाएगी। और आप ये चेक कीजिए, देखिए कितना बन रहा है। अमाउंट आप निकालें तो 520 + 15 + 75 तो बन रहा है 6,10,000। अब आप एक बात बताइए, जो एसेट है 9,10,000 की, जो लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ तो श्री शिवम की ही है ना। श्री शिवम की ड्यूटी बनती है कि वो 6,10,000 रुपये पे करे, उसके बाद अपने बिजनेस को सेल आउट करे। या फिर अमृत डेली अगर पे करेगी इसकी लायबिलिटीज़ तो वो इसके बदले में भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मांगेगी, यानी कि एक डिफरेंस अमाउंट। तो डिफरेंस अमाउंट कितना बनता है आप देखेंगे तो कितना बन रहा है? 3 लाख रुपये। अर्थात श्री शिवम के बिजनेस की जो वैल्यू बन रही है वो 3 लाख रुपए बन रही है। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन श्री शिवम ने 3 लाख रुपए नहीं मांगे हैं। आप देखिए परचेज कंसिडरेशन कितना दे रखा है, आप देखेंगे 5 लाख रुपए दे रखा है। श्री शिवम 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, जबकि डिमांड कितने की करनी चाहिए उसको? 3 लाख रुपए की। अब ऐसा क्यों? तो आपके माइंड में आंसर आया इसका? इसका आंसर क्या है? ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है श्री शिवम, वो 2 लाख रुपए किसकी वजह से कर रहा है? गुडविल की वजह से। श्री शिवम के बिजनेस की जो
गुडविल है, उसकी वजह से ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है अमृत डेली नीड्स से। बात क्लियर हो गई? तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमृत डेली पे करेगा श्री शिवम को, और वो किसके नाम के है? गुडविल के नाम के है। तो देखिए, जो आपने यहाँ पर ये समझा है, अब उस लाइन पर आइएगा और उस लाइन को अब पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लाइन क्या कह रही है, प्राइस पेड फॉर ए बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड और एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल नेट एसेट परचेज। यानी कि किसी का भी जब एसेट या लाइबिलिटीज या बिजनेस को खरीदा जाता है तो उससे ओवर जो वैल्यू है परचेज कंसिडरेशन की, बुक वैल्यू से जो ज़्यादा वैल्यू पेड की जा रही है, यानी 2 लाख रुपए जैसे हमारे एग्जाम्पल में आया, तो 2 लाख रुपए क्या है? गुडविल है। बात समझ में आ रही? तो देखिए, गुडविल 2 चीज़ें हैं। अगर मैं इससे डिफाइन करूं, देखो जो पहला पैराग्राफ है और जो दूसरा पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में ये बात समझ में आती है कि जो गुडविल है वो अपनी मेहनत से बनाई जाती है। गुडविल को बनाने के लिए, मार्केट में रेपुटेशन कमाने के लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, हमें कस्टमर से बिहेवियर अच्छा करना पड़ता है, तब जाके मार्केट में गुडविल हमारी क्रिएट हो पाती है। करेक्ट? ऐसी गुडविल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ऐसी गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऐसी गुडविल को कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि जो अपनी मेहनत से बनाई जाती है मार्केट के अंदर, एफर्ट के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से। ये बात क्लियर? और जो सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये ऐसी गुडविल है जो किसी दूसरे के बिजनेस को खरीद करके ले गई है, किसी दूसरे के बिजनेस को एक्वायर करके लिया गया है। ऐसी गुडविल को क्या कहा जाता है? ऐसी गुडविल को कहते हैं हम परचेज्ड गुडविल। यानी कि ऐसी गुडविल जो हमने किसी दूसरे के बिजनेस को खरीद करके कमाई है, अपने एफर्ट से नहीं कमाई है, दूसरे के बिजनेस को खरीद के कमाया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है गुडविल का मतलब। और हमने ये भी समझा कि गुडविल के 2 टाइप इसी से निकल के आते हैं। आपकी बुक में आगे दिया हुआ है, आगे टॉपिक आएगा तब मैं आपसे वहाँ भी डिस्कस कर लूँगा। हालांकि यहाँ पे आपने डिटेल में समझ लिया है, वहाँ हमें ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं होगी, आगे भी टॉपिक आएगा ये। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको उस वाले क्वेश्चन की जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला जाए तो आप इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? ज़रा इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री देखिएगा। आपने ऐसा काम क्लास 11th में भी करा था। आप में से बहुत स्टूडेंट्स को याद भी आ गया होगा, जिनको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? सभी का डेबिट होता है, तो सारी एसेट को डेबिट कर दोगे। और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो सारी लाइबिलिटीज़ को आप क्रेडिट कर दोगे। और जो डिफरेंस बचेगा वो गुडविल में डाल देना। यानी आप कैसे दिखाओगे? देखो, मैं विदाउट फॉर्मेट आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। जितनी भी सारी एसेट है उन सबको आप डेबिट कर देंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। कितना कितना? देखो, 10,000 का फर्नीचर है, 7.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री है और 1.5 लाख रुपए का डेटर्स है। जितनी लाइबिलिटीज़ है उनको आप क्रेडिट कर देंगे। 2 क्रेडिटर्स 5,20,000, 2 सैलरीज पेबल अकाउंट। सैलरीज पेबल कितना है? 75,000 है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर भी है, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 15,000। हमने टोटल पहले ही लगा लिया था, तो हमारा जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में गुडविल अकाउंट आप डेबिट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए। नरेशन में क्या दिखाएंगे? being business purchased for रुपीज़, कितने रुपीज़ का परचेज करा है? 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है ना? जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 लाख रुपए ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है? आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए, इस तरीके से हमें काम करना है इसका। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब स्टूडेंट्स, हमने जब गुडविल का मीनिंग समझ लिया तो हमारे मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुडविल को वैल्यूएशन करने की आवश्यकता क्या है
और इससे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि गुडविल को क्या वाकई में कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या हम गुडविल को वैल्यूएशन कर सकते हैं? एक ऐसी एसेट जो ना दिखाई देती है, ना जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको वैल्यू कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस। आपको इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही सिखाया गया। मेन पार्ट इस चैप्टर का वही है। और कैसे करते हैं उसके लिए अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं। हम मेथड सीखेंगे आने वाली क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। अभी हम जो क्वेश्चंस कवर करते हैं वो है क्वेश्चन कि व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की आवश्यकता क्या है? और इससे पहले एक क्वेश्चन और है, वो है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। जो हमने गुडविल का अभी सारा ये सिनेरियो समझा, डेफिनेशन समझी है, गुडविल के फीचर्स क्या है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब आप बुक में से एक एक करके फीचर्स को समझेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि जो एक एक लाइन लिखी गई है वो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस में आ सकती है डायरेक्ट उठ करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन कवर करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स, और सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये दो क्वेश्चन पहले कवर करते हैं। तो चलिए देखिए, एक एक करके फीचर्स को रीड करते हैं ध्यान से। ये देखिए लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल आर। क्या क्या है? फर्स्ट है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, दैट इज इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये बात तो हमें यहाँ तक पहले ही पता चल गई है कि एक इंटेंजिबल एसेट है और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है इसका, और ना ही ये फिक्टिशियस एसेट है। अब स्टूडेंट, फिक्टिशियस एसेट क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं डिटेल में। एक एग्जाम्पल से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, लेकिन ध्यान से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि फिक्टिशियस एसेट होती क्या है और गुडविल को फिक्टिशियस एसेट्स क्यों नहीं कहा गया है। ठीक है, तो पहले तो ये समझें कि फिक्टिशियस एसेट होती क्या है। पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप फिक्टिशियस एसेट। इसको हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट काल्पनिक संपत्ति, यानी कि एक ऐसी संपत्ति है जो एग्जिस्टेंस नहीं रखती है, जो फालतू की एसेट है, एक तरह से फिक्टिशियस एसेट कहलाती है। इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करती है। लाइक मैं मान लेता हूँ कि एक कंपनी ने 10 लाख रुपए का अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा। ठीक है, अब मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, क्या जब ये इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो क्या ये सारा का सारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा 10 लाख रुपए का पहले साल में ही P&L अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं? और क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल गलत। अब ऐसा क्यों? सारे खर्चों को तो हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, तो इसको क्यों नहीं दिखाएंगे? इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में जाता है, और जर्नली इनका जो बेनिफिट है वो एक साल में जाता ही है। कोई भी अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करती है तो उसका बेनिफिट एक साल में थोड़ी ख़त्म हो जाता है, उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक जाता है, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक नहीं कह सकते हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा का है और लेस देन 5 ईयर है, या 2 ईयर है, 3 ईयर है, या 4 ईयर है, लगभग इतना रहता है। ठीक है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है और इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का होता है, इसलिए हम सारा का सारा खर्चा 1 साल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता होगा? इसको रिकॉर्ड किया जाता है टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाते हैं। कैसे? लाइक मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपए का खर्चा है, इसको कोई कंपनी चाहती है कि मैं 5 साल में पूरा रिटर्न ऑफ कर दूँ, पूरा फिनिश करूँ, तो 5 साल का मतलब कितना हो गया? 2 लाख। यानी हर साल कंपनी क्या करेगी? 2 लाख रुपए का खर्चा बुक कर लेगी अपने P&L अकाउंट में, और बाकी का जो बचेगा लाइक पहले साल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहले साल में 2 लाख रुपए का खर्चा P&L में डेबिट कर दिया जाएगा और बाकी का 8 लाख रुपए का खर्चा तो बचेगा ना, और जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं। और बैलेंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में। वेरी गुड।
तो बैलेंस शीट में ये बचा हुआ 8 लाख का खर्चा पहले साल में कहाँ पर जाएगा, जरा सोचिए। आपको पता है कि एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस सारा आपका कहाँ जाता है, एसेट साइड में जाता है। तो ये 8 लाख रुपए पहले साल में जो बचे हैं ये कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड होंगे। और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाता है स्टूडेंट, एक इसके लिए अलग से अकाउंट खोला जाता है जिसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और ये 8 लाख रुपए आपके वहां पे डाल दिए जाएंगे पहले साल के एंड में। अब ऐसे जब सेकेंड ईयर होगा तो सेकेंड ईयर में क्या करोगे आप, सेकेंड ईयर में फिर से P&L अकाउंट बनाओगे। सेकेंड ईयर के P&L अकाउंट में फिर से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को आप डेबिट करोगे, कितना, 2 लाख रुपए। और अब कितना बचा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अब 8 लाख तो बचा नहीं, 2 लाख आपने यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बैलेंस शीट सेकेंड ईयर में एसेट साइड में कितना रिकॉर्ड करोगे आप, अब आप रिकॉर्ड करोगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, यहाँ लिखोगे 6 लाख, क्योंकि 8 लाख में 2 लाख तो आपने डेबिट कर दिया और सेकेंड ईयर के एंड में अब कितना बचा, 6 लाख बचा। ऐसे ही करते करते हम 5 सालों तक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को पूरी तरीके से रिटर्न ऑफ कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और धीरे धीरे करके आपकी ये जो बैलेंस शीट में जो ये एसेट आ रही है ना, ये क्या हो जाएगी, फिनिश होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसी एसेट को स्टूडेंट क्या कहा गया है, इसी एसेट को कहा गया है फिक्टिशियस एसेट, यानी कृत्रिम एसेट, जो बनाई गई एसेट है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वास्तव में, लेकिन है फिर भी, क्योंकि इस बैलेंस को कहाँ लेके जाएंगे हम, बैलेंस को तो बैलेंस शीट में ले जाना ही पड़ेगा हमें, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो इसको फिक्टिशियस कहा गया है, काल्पनिक एसेट कहा गया है, कृत्रिम एसेट कहा गया है। हो गई बात क्लियर ये। तो गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ऐसी एसेट नहीं है कि अपनी तरफ से बना दी गई है। गुडविल फिजिकली एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन इंटेंजिबल तो एग्जिस्टेंस है ना, ये बात तो हम समझ ही चुके। गुडविल से बिजनेस को कितना बेनिफिट्स होता है, हायर से हायर प्रॉफिट्स होते हैं। इसलिए गुडविल का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन गुडविल की एक अपनी रेपुटेशन है, गुडविल खुद रेपुटेशन है। और ये एसेट इसलिए किसी भी बिजनेस की होती है और इंटेंजिबल एसेट में चली जाती है। तो पहली लाइन आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। सेकंड फीचर देख लेते हैं, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। बिल्कुल सही बात है, एंटरप्राइज से इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। बिजनेस है तो गुडविल है, अदरवाइज गुडविल से बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता है, अपना एफर्ट करता है, तब जाके गुडविल क्रिएट होती है। दस नॉर्मली इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी अमृत डेली लिमिटेड वाला, और वहाँ आपने देखा था कि बिजनेस को अमृत लिमिटेड अपना बेच रहा था, सॉरी वो खरीद रहा था, और जो शिवम था वो बेच रहा था। तो बेचने पर उसने क्या करा था, गुडविल की वैल्यू को रियलाइज करा, अपने गुडविल का पैसा मांगा उसने। इसी को यहाँ पर ये कहा गया है। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। इसी से बिजनेस हायर से हायर प्रॉफिट अर्न करता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल से। और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि कस्टमर्स को आपके बिजनेस ऑफ प्लेस तक लेकर के आता है। ये भी बात समझ में आती है। इसके बाद गुडविल एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, इसके कई सारे फैक्टर होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमें लोकेशन का एडवांटेज मिलता है कि आपका बिजनेस कहाँ पर है। आपका बिजनेस अगर बहुत अच्छे प्लेस पर है जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी बनी हुई है, तो मार्केट का आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, उससे गुडविल आपकी बहुत जल्दी बन जाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट से आपकी गुडविल बहुत जल्दी बनेगी। अगर आपके मार्केट में कस्टमर से बिहेवियर अच्छा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आपकी गुडविल अच्छी बनेगी। आपकी ब्रांड वैल्यू जल्द से जल्द बनती चली जाएगी। ट्रेडमार्क होना, पेटेंट होना, ये सभी गुडविल की एग्जाम्पल है। आपने अपना बिजनेस अगर ट्रेडमार्क करा रखा है, पेटेंट करा रखा है, तो आपकी मार्केट में एक यूनिकनेस होगी और वो आपकी गुडविल को और चार चांद लगा देगी। मार्केट रेपुटेशन, ये तो वही है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट देखिए क्या आता है। सिक्स्थ पॉइंट में लिखा हुआ स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गुडविल को कोई एक्चुअली कैलकुलेट तो नहीं कर सकता। गुडविल एक सब्जेक्टिव मैटर है। गुडविल को कैलकुलेट करना वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे वैल्यू ऑफ गुडविल करे या ना करे, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव मैटर है।
और ये वैल्यूअर टू वैल्यू डिफर भी करेगा, क्योंकि अलग अलग मेथड भी आपको बताए गए हैं गुडविल को वैल्यू करने के लिए। इसके बाद 7th पॉइंट क्या कहता है कि पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में जो गुडविल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसकी जो वैल्यू है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलती है, वो भी गेनिंग पार्टनर से। अब ये क्या है, इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, जरा ध्यान से इस बात को भी समझिएगा ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपको आगे भी काम आएगा, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। ये देखिए, लाइक मैं ले लेता हूँ कि एक पार्टनरशिप फर्म में ए और बी दोनों बिजनेस कर रहे हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2 है। और इन्होंने कुछ टाइम बाद अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लेता हूँ कि चेंज कर लिया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने डिसाइड करा कि 1:1 रखते हैं। बी को देखा ए ने कि ये भी मेरी तरह ही काम कर रहा है, एफर्ट इसके भी काफ़ी अच्छे हैं, तो क्यों ना अब हम इक्वली ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब इक्वली डिवाइड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ए को ज़्यादा पहले बेनिफिट मिल रहा था तो वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस भी कर रहा है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो बी को गेन भी हो रहा है। जरा चेक कर लेते हैं क्या एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कैसे चेक करेंगे, ये देखिए सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पहले 5 सेब मिला करते थे, अब 3 सेब मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपने 2 सेबों का सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग कर दिया। ये कैसे निकाला आपने, आपने पुराने सेबों में से नए सेबों को माइनस कर दिया। आपने क्या करा, आपने ओल्ड जो था उसमें से न्यू को आपने माइनस कर दिया, तो आपको क्या पता चल गया कि आपने सेक्रीफाइस कितना करा। सिंपल है, यही आप ट्रिक यहाँ पे भी लगाओगे। ए को पहले कितना शेयर मिलता था, 3/5 मिलता था, 3/5 हो गया ना ये। और अब नया कितना मिल रहा है, 1/2। आप माइनस करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, एलसीएम ले लो 10, 6 - 5 यानी 1/10, यानी कि ए ने 1/10 शेयर का सेक्रीफाइस कर दिया। और बी का अगर आप चेक करें तो बी का पुराना शेयर कितना था, बी का पुराना शेयर था 2/5 और नया शेयर हो गया 1/2। तो इसने क्या करा, इसका तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको गेन हो रहा है। जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है ना 1/10 का, वो बी को मिल रहा है 1/10। तो बी के लिए ये शेयर क्या है, गेनिंग शेयर है। अब एक बात बताइए मुझे, ए ने जो सेक्रीफाइस कर दिया अपने शेयर का, क्या ये बी से कुछ भी डिमांड नहीं करेगा। ए और बी ने आज तक की डेट का गुडविल में कमाने में इतनी मेहनत करी है। लाइक मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए कि इन्होंने अपने बिजनेस की गुडविल बना ली 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए की जो इनके बिजनेस की गुडविल है, 1/10 शेयर ये त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1/10 हिस्सा ये ए बी से डिमांड करेगा कि जो हमारे बिजनेस की गुडविल है 2 लाख रुपए की, 1/10 हिस्सा मुझे प्रोवाइड करो, मुझे पे करो। और बिल्कुल करना चाहिए, जेन्युइनली बात है बिल्कुल। आप 1/10 निकालेंगे 2 लाख का तो कितना बनेगा, 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 20,000 रुपये मिस्टर बी को पे करने पड़ेंगे, किसको, टू द मिस्टर ए। इसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको क्या कहते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए प्रीमियम पे करना। आपको आगे भी ये पॉइंट काम आएगा स्टूडेंट, बात समझ में आ गई है। चलिए अब इस बात को जरा यहाँ से रिलेट करिएगा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ये क्या कह रहा है, पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस। जो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है उसकी वैल्यू वो गुडविल है। तो ये बता रहा है, इसमें यहाँ पर ये भी निकल के आता है। क्लियर हो गई बात है। ये सारे इसके फीचर्स जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके इसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस है इस फीचर्स में से। अब आपके अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या आवश्यकता है गुडविल को कैलकुलेट करने की, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी अभी आपने ये पॉइंट समझा है विद एग्जाम्पल कि जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उस समय हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। अगर आपको अपने बिजनेस की गुडविल नहीं पता तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर से गुडविल का पैसा इतना मिलेगा।
बात समझ रहे हो? जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर से कितना गुडविल के पैसे की डिमांड करनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? जब तक कि आपको अपने बिजनेस की गुडविल नहीं पता है, तो गुडविल को यहाँ पे कैलकुलेट करने की बहुत आवश्यकता है, तभी आप ये पूरा पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आप अपने बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, तो आप नए पार्टनर से अपने बिजनेस की गुडविल की डिमांड करोगे कि हमारे बिजनेस की इतनी गुडविल है, इतनी रेपुटेशन है, तो हमारे गुडविल का पैसा आप कुछ कंपनसेट करो, जिसको क्या नाम दिया जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम दिया जाता है। ये भी हमने समझ लिया। अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है जिसकी, तो उसको भी फर्म कंपनसेट करेगी, सारा पैसा देगी उसको। तो बिजनेस में जितना उसका पैसा बनता है, उसकी कैपिटल का पैसा उसको दिया जाएगा, ठीक है, उसकी गुडविल का उसको पैसा दिया जाएगा, उसके प्रॉफिट में से हिस्सा उसको दिया जाएगा, कितना सारा कुछ उसको दिया जाएगा जब कोई पार्टनर रिटायर करता है किसी पार्टनरशिप फर्म में से। या किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ वाले पार्टनर को दिया नहीं जा सकता, वो तो जो है स्वर्ग सिधार गया है। तो उसका जो नॉमिनी होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा नॉमिनी, यानी उसने जिसका नाम पार्टनरशिप फर्म में अपने बिहाफ पर दर्ज करा रखा है, उसको हम नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनी को पैसा दे दिया जाता है डेथ वाले पार्टनर का। सिंपल बात है। अगला पॉइंट है, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न। अगर कोई अपनी पार्टनरशिप फर्म को हमेशा के लिए बेच रहा है, गोइंग कंसर्न मतलब क्या, कि हमेशा के लिए बेच रहा है, तो वो पार्टनरशिप फर्म का जो गुडविल है उसकी डिमांड करेगा। आपने आज की क्लास में स्टार्टिंग में ये पॉइंट समझा था कि अमृत डेली जो शिवम है उसका बिजनेस को खरीद रहा था, तो शिवम ने अपने गुडविल की डिमांड करी थी, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए थे गुडविल के। तो यहाँ पे आपको गुडविल पहले पता होनी चाहिए कि आपके बिजनेस की गुडविल क्या है, कैलकुलेट करने की यहाँ पे आवश्यकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमालगमेट। अमालगमेट क्या है? ये नया वर्ड है आपके लिए, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अमालगमेशन मतलब होता है स्टूडेंट, जब एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों मिलकर के एक नए बिजनेस को, एक नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर के अब व्यवसाय करें, हम एक नई कंपनी की स्थापना करें। उसको कहा जाता है कि दोनों कंपनियां क्या हो गई? अमालगमेट हो गई, यानी इनकॉर्पोरेट हो गई, दोनों मर्ज हो गई। मर्ज भी कह सकते हो। हालांकि अमालगमेशन और मर्ज में डिफरेंस होता है, आप आगे चल के पढ़ोगे इसको, जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको अमालगमेशन नाम का एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर आप इसको डिटेल में अकाउंटिंग करना सीखोगे। फिलहाल यहाँ पे क्या मकसद है, इसको यहाँ पे क्यों दिया गया है कि देखिए, जब कोई बिजनेस अपने बिजनेस को बेच रहा है या अमालगमेट हो रहा है, तो उस समय दोनों को अपने बिजनेस की क्या पता होनी चाहिए? गुडविल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको गुडविल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी। आप ये कक्षा 11 में बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हो कि कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, कोई कंपनी पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो सकती है, कोई सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बना सकता है, कोई सोल प्रोप्राइटर कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है। तो जब ऐसा होता होगा तो उस समय पर भी आपको गुडविल पता होनी चाहिए अपने बिजनेस की क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। आपने आज की शुरुआत में ही ये समझा था कि गुडविल 2 तरह की होती है। एक गुडविल होती है परचेज गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम क्या भी कहते हैं? नॉन परचेज गुडविल। तो ये दोनों गुडविल आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे, तो मैं इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो इन दोनों गुडविल के फीचर्स हैं वो पता होने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, आप ध्यान से इनको समझिएगा। परचेज गुडविल आप जानते हो, जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं, वहाँ पे गुडविल भी एक्वायर कर ली जाती है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अपने द्वारा किए गए एफर्ट से गुडविल बनाई जाती है, उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। अब इसके जरा फीचर्स को समझिएगा, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है
इट्स नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ ए बिजनेस। ये बात हम जानते हैं कि परचेज गुडविल कैसे अराइज होती है, जब किसी के बिजनेस को खरीदा जाता है। हमने एग्जाम्पल भी लगा के देख लिया है। सेकंड क्या लिखा है, सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको समझिएगा, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, AS, आपने ये सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है, जिसमें ये बताया गया है कि जो परचेज गुडविल होती है ना, उसके लिए आप कंसिडरेशन पे करते हो, यानी पेमेंट करते हो। जैसे अमृत वाला 2 लाख रुपए पे कर रहा था गुडविल खरीदने के लिए, करेक्ट। तो 2 लाख रुपए वाली जो गुडविल है, दैट इज परचेज गुडविल है, उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसी को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, AS 26। बात क्लियर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके MCQ में ये पूछा जाएगा। और आप यहाँ तक की जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इसको भी याद कर लेना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, और इसी के जरिए हम गुडविल को रिकॉग्नाइज करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। कौन सी गुडविल को, जो परचेज्ड गुडविल है। इसके बाद इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। इसको कहाँ दिखाओगे आप, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, इंटेंजिबल एसेट है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज ए सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इट इज एसर्टेन्ड व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। अमृत डेली और शिवम दोनों अगर एग्री करते हैं कि हमें गुडविल को वैल्यू करना चाहिए, तो गुडविल का पैसा चार्ज किया जा सकता है। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, कंपल्सरी नहीं, एक सब्जेक्टिव मैटर है। दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट, इट इज एमोटाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। को समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, गुडविल है तो एसेट ही ना, एक इंटेंजिबल एसेट है। तो एसेट की अपनी एक लाइफ होती है, और जो गुडविल है, गुडविल का भी आपको बेनिफिट कब तक मिलेगा मार्केट के अंदर में। आप अगर पास्ट एफर्ट करना बंद कर दो तो आपकी गुडविल भी खत्म हो जाएगी। और जो खरीदी गई गुडविल होती है, इसका जो बेनिफिट जाता है स्टूडेंट्स, वो कई सालों तक जाता है। लाइक आप मान लीजिए हल्दीराम जो स्वीट्स है, उसका बिजनेस अगर आप एक्वायर कर लेते हो, तो आपको उसके जुड़े हुए जो कस्टमर्स है उनका बेनिफिट आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा, अगर आप उसकी तरह काम नहीं कर पा रहे या उससे एक्स्ट्रा अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो आपको उसकी खरीदी गई गुडविल का कब तक बेनिफिट मिलेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, और क्या मिलेगा इससे ज़्यादा। तो गुडविल की अपनी एक लाइफ होती है, जैसे हर एक एसेट की लाइफ होती है, ऐसी गुडविल की भी होती है। गुडविल को भी हम क्या करते रहते हैं स्टूडेंट, टाइम टू टाइम रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है फिनिश करते जाना। इसी को कहा गया एमोटाइज्ड। गुडविल को डेप्रिशिएट भी किया जाता है, और गुडविल को डेप्रिशिएशन के लिए वर्ड क्या लगाया गया है, एमोटाइज्ड। आपने 11th क्लास में डेप्रिशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा और आपने वहाँ पे एमोटाइजेशन वर्ड भी पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। एमोटाइजेशन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था, इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज़ किया गया था। याद आ गया स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। वहाँ पे गुडविल है, पेटेंट है, उनके लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो ये वर्ड यही कह रहा है कि गुडविल को एमोटाइज करा जाता है अर्लीस्ट से अर्लीस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसके बाद उसको किया जाता है, नहीं। उसकी जितनी भी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ली जाती है, लाइक 4 साल, 5 साल, उतने तक में उसको रिटर्न ऑफ या एमोटाइज या डेप्रिशिएट कर दिया जाता है। ये इसका मीनिंग है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। यह आपको आगे के जब आप गुडविल को कैलकुलेट करना सीखोगे तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट बहुत काम आएगा। ये देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि गुडविल डिपेंड करता है परचेजर की एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट पर। यस, आप गुडविल जो 2 लाख रुपए का इसने परचेज कर लिया, इसका बेनिफिट उसको काफ़ी सालों तक जाएगा। लाइक मैं मान लेता हूँ 3 साल तक। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना स्टूडेंट गुडविल की, वो 2 लाख नहीं है। इसकी जो टोटल गुडविल होगी वो होगी 6 लाख रुपए। कैसे आपने निकाला,
2 लाख मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6 लाख रुपए टोटल गुडविल ऑफ बिजनेस निकल के आएगी। और यहाँ पे अमृत डेली वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो अपनी बैलेंस शीट में कितने पे रिकॉर्ड करेगा, इसको एसेट में 6 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करेगा आज की डेट में। तो ये होती है स्टूडेंट गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू। स्टार्टिंग में गुडविल का हम मीनिंग समझ रहे थे ना, तो वहां पे क्या लिखा था कि गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये है प्रेजेंट वैल्यू। आगे आने वाले हम फ्यूचर्स के लिए गुडविल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसकी, 6 लाख, क्योंकि आगे आने वाले टाइम तक आपको गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है देखो स्टूडेंट कि गुडविल जो है वो आपकी डिपेंड करती है परचेजर की एक्सपेक्टेशंस के कि कितना उसको फ्यूचर्स में बेनिफिट गुडविल का मिलने वाला है ऑन एन एवरेज बेसिस पे, एक्सपेक्टेशन बेसिस पे। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया परचेज गुडविल कंप्लीट। तो अब सेकंड टाइप की जो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसके फीचर्स को भी समझ लेते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो आप समझ ही चुके, हमने पहले ही क्लियर कर लिया, जो अपने एफर्ट से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर ए कंसिडरेशन बट इज अर्नड बाय एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही बात सिंपली कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, ऐसी गुडविल जो खरीदी नहीं जाती है, जिसको हम पार्टनर्स मिलकर के, मैनेजमेंट मिलकर के अपने एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत से कमाते हैं। इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये बिजनेस के अंदर ही क्रिएट की जाती है, कहीं बाहर से खरीदी तो जाती नहीं है। विच अराइजेज फ्रॉम ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, और कई सारे फैक्टर होते हैं जिससे ये अराइज होती है। क्या क्या फैक्टर हैं, फेवरेबल लोकेशन पहले ही समझ चुके हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट यानी कि आप अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा करो जिससे आपकी रेपुटेशन बढ़े, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दीजिए, दैट आर रनिंग बिजनेस प्रोसेसेस ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है बिजनेस को हायर से हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए मदद करती है। अब जरा फीचर देखिएगा इसके क्या है, इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर। कई साल लगते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनाने में, एक दिन का काम नहीं है कि कोई भी नया सेलर आया मार्केट के अंदर में और उसने अपनी छाप छोड़ दी और पैर जमा लिए, बड़ा समय लगता है इसको कमाने में। इसके बाद है इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है स्टूडेंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या आप कोई एविडेंस बता सकते हैं कि आपने इतनी मेहनत करी है और आपकी बिजनेस की इतनी गुडविल बन चुकी है, इसकी ये वैल्यू, इसका कोई एविडेंस नहीं है। क्या एविडेंस दिखाओगे आप? तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट है, वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है और कोई भी एविडेंस आपके पास नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रेस्क्राइब दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। ये बात हमने पहले समझी थी, दोबारा सुनिएगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को AS 26 जो कि गुडविल की अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, और ये साफ साफ कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट की तरह नहीं दिखा सकते। रिकॉग्नाइज्ड मतलब रिकॉर्ड करना। केवल कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है एज एन एसेट? परचेज गुडविल, ओनली परचेज गुडविल। अब इसको क्यों नहीं कर सकते आप समझ रहे हो, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। लेकिन हाँ, अमृत डेली लिमिटेड ने जो शिवम का बिजनेस एक्वायर करा था वहां पे 2 लाख रुपए उसने पे करे थे, कंसिडरेशन दिया था, और उस कंसिडरेशन के बदले में बिल जनरेट हुआ होगा, इनवॉइस जनरेट हुआ होगा, और वो बिल ही उसके लिए क्या है, एक एविडेंस है कि मैंने गुडविल का पैसा पे करा है, कंसिडरेशन पे करा है। जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तब तक आप उसको एसेट में कैसे दिखा सकते हो? हाँ, इसलिए कहा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साफ साफ कहता है कि परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन करना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे, जो कि आपको अलग अलग मेथड सिखाए गए हैं। अलग अलग मेथड सीखेंगे, अगली क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।